क्या है पावर शेयरिंग में क्या पढ़े थे हम लोग कि सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम लोग केस स्टडी देखे थे। बेल्जियम के बारे में हमने ये देखा था कि वहाँ पर जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का है। 59% जो डच स्पीकिंग है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, यानी अलग अलग जगह रहते हैं। जो 40% जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो वैलोवियन रीजन में रहते हैं, वैलोवियन वहाँ का रीजन है। 1% जर्मन बोलते हैं और ब्रुसेल्स में है पूरे। अगर ब्रुसेल्स की बात ले लेंगे तो उसमें ब्रुसेल्स जो कैपिटल है वहाँ का, जो बेल्जियम का जो कैपिटल है वहाँ पर उस सिर्फ कैपिटल में 80% फ्रेंच और 20% डच रहते हैं। अब जहाँ पर कंपोजिशन अलग अलग होगा तो वहाँ पर टेंशन होना एक कॉमन बात है। कोई बोलेगा कि नहीं डच ज़्यादा जनसंख्या है तो डच का बात माना जाएगा, और फ्रेंच वाले बोलेंगे कि हम कैपिटल में जाते हैं तो कैपिटल में आप मेरा बात मानिए। वहाँ पर टेंशन होते रहेगा। तो डच और फ्रेंच में ऐसा हो रहा है तो ये कॉमन बात है। मगर बहुत लंबे समय तक ऐसा होने लगा तो बेल्जियम ने एक मॉडल लाया जिसको क्या बोलते हैं, बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, कि हम दोनों में जो लड़ाई झगड़ा होता है उन सबको समाप्त नहीं किया जाएगा तो हमारा जो बेल्जियम कंट्री है वो आगे डेवलपमेंट के राह पर नहीं चल सकेगा। तो इसके लिए अच्छा है कि हम लोग को क्या करें, हम लोग एक मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग को अपना लें जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। क्या क्या उन्होंने पावर शेयरिंग में, तो ये क्वेश्चन यही है कि बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग में आखिर क्या क्या किया गया। पहला क्या किया गया कि इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मान लिया कि वहाँ पर डच का और फ्रेंच के मिनिस्टर की जो संख्या होगी वो बराबर होगी, यानी ओवरऑल पूरे बेल्जियम के लेवल पर, पूरा ब्रुसेल्स, पूरा बेल्जियम कंट्री के लेवल पर डच और फ्रेंच मिनिस्टर की जो संख्या होगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो पूरे देश जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाएगी उसमें बराबर होगी। इंपॉर्टेंट लॉज नीड्स टू सपोर्ट बोथ द लिंग्विस्टिक ग्रुप। इंपॉर्टेंट लॉज बनाए जाएंगे, है ना। बहुत सारे जो लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं उनके राइट्स को बचाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लॉज को बनाए जाएंगे। लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब अगर अलग अलग भाषा के जो आधार पर लोग वहाँ हैं उनको उनके हिसाब से उनका अधिकार मिल जाए तो उनके लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट लॉज कुछ बनाए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको दर्जा दिया जाएगा। फिर तीसरा क्या इंप्रूवमेंट किया गया, तीसरा क्या कदम उठाया गया कि स्टेट गवर्नमेंट फॉर रीजन नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल। जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि एक जो कंट्री में हो, मान लो ये बेल्जियम कंट्री है तो इसमें बहुत सारे स्टेट होंगे, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो स्टेट जो गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल के सबॉर्डिनेट नहीं होगी, यानी सेंट्रल के अंडर में काम नहीं करेगी। उसका भी अपना कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा जो वो इंडिपेंडेंट होके ले सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कोई भी पावर को इंप्लीमेंट नहीं करेगी, वो अपना फ्रीली डिसीजन ले सकती है स्टेट गवर्नमेंट। चौथा ये किया गया कि सेपरेट ब्रुसेल्स में क्या किया गया, सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया जिसमें कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके, क्योंकि पूरे देश में ब्रुसेल्स को हटा के पूरे बेल्जियम में क्या किया गया, डच और फ्रेंच के इक्वल रिप्रेजेंटेशन को मान लिया गया सेंट्रल में। तो ब्रुसेल्स में क्या, ब्रुसेल्स ने भी फ्रांस वाले लोगों ने मान लिया कि ठीक है हम यहाँ भी 50-50 रहेंगे, क्योंकि डच वालों ने ओवरऑल मान लिया तो फ्रेंच वालों ने ब्रुसेल्स में मान लिया। दोनों काम ये हो गया, ठीक हो गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया, जैसे कि बहुत सारी कम्युनिटी होती है बेस्ड ऑन लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारी कम्युनिटी बनाई गई, जैसे कि डच की कम्युनिटी बनाई गई, फ्रेंच की कम्युनिटी बनाई गई, जर्मन की कम्युनिटी बनाई गई, जिससे कि इन सब के राइट्स की रक्षा की जा सके। रिजल्ट क्या हुआ कि प्रिवेंटेड सिविल स्ट्राइफ एंड डिवीजन, ब्रुसेल्स चूजन एज EU हेडक्वार्टर। अब इस वजह से क्या हुआ, जो सिविल स्ट्राइफ जो बहुत दिनों से चला हुआ आ रहा था, यानी जो समाज में बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा चला हुआ आ रहा था, जो समाज में जो बहुत ज़्यादा डिवीज़न हो गया था, इन सब लॉज को इम्प्लीमेंट करने के बाद, इन सब मॉडल को अपनाने के बाद वहाँ पर ये सब सिविल स्ट्राइफ और डिवीज़न ख़त्म हो गया, सब लोग एक साथ रहने लगे। इसीलिए ब्रुसेल्स को चुना गया है EU का हेडक्वार्टर, क्योंकि वो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल पूरी दुनिया के सामने सेट किया है। दूसरा श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लें तो श्रीलंका में भी इतनी कंपोजिशन है, 74% सिन्हाला है जो कि बुद्धिस्ट को क्या कर, बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं। 80% तमिल है, उसमें 13% श्रीलंकन तमिल है जो वहीं पैदा हुए हैं, और 5% इंडियन तमिल है जो इंडिया से गए हैं, ब्रिटिश के टाइम में वहाँ काम करने गए थे।
और इसमें जो है जो इंडियंस तमिल में मोस्टली हिंदूज और मुस्लिम्स हैं। 7% क्रिश्चियंस हैं जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों टाइप के लैंग्वेज वो बोलते हैं। मेजोरिटी में कौन होगा? तो ऑब्वियसली मेजोरिटी में सिन्हाला होगा। 1956 में 1948 में तो ये आज़ाद हुआ था। 1956 में सिन्हाला जो लैंग्वेज को उसको ऑफिशियली घोषित कर दिया कि श्रीलंका में अब से सिन्हाला लैंग्वेज ही चलेगा। इसके वजह से जो श्रीलंका तमिल्स थे जो कि तमिल भाषा जानते हैं उनके लिए अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को उनको सीखना पड़ेगा जो उतना पॉसिबल नहीं है। तो इसके वजह से वो क्या हो जाएंगे, वो अब रिवोल्ट करेंगे। तो प्रीफरेंशियल पॉलिटिक्स फॉर सिन्हाला इन जॉब्स एंड एजुकेशन, सिन्हाला लोगों की गवर्नमेंट भी बन गई। अब वो क्या करें, जॉब्स में, एजुकेशन में, सब जगह किसको प्रीफरेंस दिया जा रहा है? तो सिन्हाला के लोगों को ही प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उनके हिसाब से ही पॉलिसीज को तैयार किया जा रहा है। बुद्धिस्ट गिवन स्पेशल स्टेटस, बुद्धिस्ट जो धर्म था वो उसको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी के मोस्ट ऑफ द जो पीपल थे वो बुद्धिस्ट को क्या करते थे, फॉलो करते थे। इसीलिए बुद्धिस्ट को एक स्पेशल धर्म के रूप में वहाँ क्या कर दे, स्टेटस दे दिया गया। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि वहाँ तमिल्स जो लोग थे वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड फील करने लगे, एलिएनेटेड फील करने लगे, अकेला फील करने लगे, यानी उनको लगने लगा कि हमको समाज से निकाल दिया गया। ठीक है, अब उन्होंने समाज से निकाल दिया गया तो फिर वो लोग क्या करेंगे, अपने फंडामेंटल राइट्स को, अपने अधिकार को छीनने के लिए क्या करेंगे, वो डिमांड रखेंगे कि हमको एक तमिल ऑटोनॉमी स्टेट दिया जाए। मगर इस तमिल ऑटोनॉमी स्टेट को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट सिन्हाला की है, वो नहीं चाहेगी कि देश के टुकड़ा हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, इनके डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। 1980s में इन लोगों ने मजबूरी में आके सिविल वार वहाँ हो गया। तमिल एल्लम एक क्या है, इंडिपेंडेंट एक तमिल एल्लम एक क्या मतलब कम्युनिटी बनता है जो कि इनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ सिविल वार छेड़ देता है। यानी एक देश में लोग अपने ही में लड़ रहे हैं ना, बाहर से कोई, तो उसको क्या बोलते हैं, सिविल वार। जब अपने देश में ही लड़ाई झगड़ा अपने लोगों में होने लगे तो उसको सिविल वार बोलते हैं। वार क्या हुआ, 2009 में एक्सटेंड हुआ मगर बहुत ज़्यादा लॉस के साथ। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी आपने पावर को शेयरिंग नहीं किया। अगर पावर शेयर कर लेते तमिल लोग से तो ये इसका नौबत ही नहीं आता और ये सिविल वार ही नहीं होता, जिसकी वजह से ना आप उनको लॉस होता ना आपको लॉस होता। लेसन हमको क्या मिलता है कि बेल्जियम ने एक यूनिटी मेंटेन्ड बाय एकोमोडेशन एंड पावर शेयरिंग, यानी एकोमोडेशन और पावर शेयरिंग के जरिए वहाँ पर यूनिटी लाने की कोशिश की जाए बेल्जियम में, यानी प्यार से, मोहब्बत से और पावर शेयरिंग के जरिए क्या किया गया, वहाँ यूनिटी लाने की कोशिश की गई और वहाँ यूनिटी बहाल भी हो गया। श्रीलंका में क्या किया, श्रीलंका में मेजोरिटी ने ये कहा कि हम तो मेजोरिटी में हैं, उन्होंने अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया। तो माइनॉरिटी बहुत दिन तक उनके पावर के अंडर में रह नहीं सकती है ना, कुछ दिन तक सब्र की, सबर का जब नाक के ऊपर पानी चला गया तो उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया और फिर सिविल वार छिड़ गया, जिसके वजह से दोनों तरफ से लॉस हुआ। दोनों तरफ से क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यहाँ पर इन्होंने पावर को शेयरिंग नहीं किया, तमिल से पावर को शेयरिंग नहीं किया, तो यहाँ पर इनको एक निगेटिव चीज़ देखने को मिला। बेल्जियम ने शेयर कर लिया तो वहाँ एक पॉजिटिवनेस हमको देखने को मिल रहा है। अब वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, इतनी अहमियत क्यों है, इतना अच्छा क्यों है? इसलिए एक तो प्रूडेंशियल, दो रीज़न है। एक तो प्रूडेंशियल रीज़न के वजह से, एक प्रैक्टिकली आदमी सोचे कि अगर दो इंसानों के बीच लड़ाई हो रही है पावर को लेकर तो क्या कर दिया जाए, दोनों में पावर को बांट दिया जाए। ठीक है, दोनों के एक बीच का रास्ता है। जैसे मान लेते हैं इस दो आदमी को हम दो देश मान लें, ये दो देश मान ले, एक देश ए है एक देश बी है, दोनों के लिए पावर के लिए लड़ाई हो रही है, तो क्या किया जाए, दोनों में पावर को बांट दिया जाए तो दोनों की लड़ाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल ये तरीका है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रूडेंशियल रीजन। दूसरा क्या, मोरल रीजन। मोरल रीजन यानी एक मोरल रीजन से भी ये समझ में आता है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को बरकरार रखने के लिए आपको पावर शेयरिंग जरूरी है। तो दोनों रीजन से हमको ये मालूम चलता है कि पावर शेयरिंग जरूरी है, प्रूडेंशियल रीजन और प्रैक्टिकल रीजन। प्रैक्टिकली आदमी सोचे तो ये सही है ना। तो रिड्यूसर, इससे होता क्या है, इससे असर क्या पड़ेगा पावर को शेयरिंग करने से, इसका सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये प्रभाव पड़ेगा रिड्यूस चांसेस ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट। सोसाइटी में जो, समाज में जो कन्फ्लिक्ट है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। दूर तो नहीं कर सकता है मगर उसको कम, बहुत हद तक क्या कर देगा, कम कर देगा, जिस तरह बेल्जियम ने कम कर दिया गया। और श्रीलंका में अगर वहाँ पर रिड्यूस नहीं हो सका तो लोग लड़ गए अपने में, तो लड़िए, है ना, तो उसका लॉस का आपको सामना करना पड़ेगा। इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग करने की वजह से जो समाज में, देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। लोग एक पार्टी दूसरे पार्टी से झगड़ा नहीं करते हैं, एक पार्टी को शासन दे दिया गया, अब वो 5 साल की तरह
5 साल क्या करेगी, लॉज बनाएगी, देश को चलाएगी, क्या करेगी। तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है किसमें, पावर शेयरिंग में। तीसरा, एवॉइड टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। मेजोरिटी की जो आक्रामकता है, मेजोरिटी का जो पावर है उसको आगे बढ़ने से रोकती है। मेजोरिटी को यानी रोकती है गलत काम करने से, है ना। अगर पावर को शेयरिंग कर लेंगे तो मेजोरिटी में क्या होगा, मेजोरिटी तो ये समझ के किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट कर देगी कि मेरी जनसंख्या ज़्यादा है, मगर पावर शेयरिंग कर देगी तो मेजोरिटी ये काम नहीं कर पाएगी। तो अवॉइड टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी के दुष्प्रभाव होने से बचाती है। सोसाइटी में मेजोरिटी का दुष्प्रभाव ना हो जाए। मोरलिज्म क्या है, तो मोरलिज्म डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि एक डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छा तरीका है ना। लोकतंत्र में पावर शेयरिंग ही होता है, तभी हम उसको लोकतंत्र कहते हैं। तो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की क्या है, आत्मा है। अगर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पावर को शेयर नहीं किया गया तो उसको लोकतंत्र कहते ही नहीं है। तो ये क्या है, आत्मा है, कौन, पावर शेयरिंग। मोरलिज्म में ये हो गया कि पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का क्या है, आत्मा है ना। दूसरा क्या है, पीपुल हैव द राइट्स टू बी कंसल्टेड। पावर शेयरिंग में क्या किया जाता है, लोगों के राय मशवरा को माना जाता है, उनसे कंसल्ट किया जाता है ना। क्योंकि डेमोक्रेसी में ये होता है, डेमोक्रेसी में होता है लोगों से कंसल्ट किया जाता है। कंसल्ट कब किया जाता है, 5 साल के बाद ही कंसल्ट किया जाता है, मगर लोगों से कंसल्ट तो किया जाता है ना, कि किसकी सरकार को बनाना है। लोग अपने राय को किस तरीके से रखते हैं, है ना, तो वोटिंग के जरिए क्या करते हैं, वो अपनी राय को देते हैं। तो कंसल्ट तो किया जाता है पीपुल से, है ना, एक एक पीपुल के पास जाकर नहीं, मगर इनडायरेक्टली वोटिंग के जरिए कंसल्ट किया जाता है। तो ये होता है मोरलिज्म। तीसरा क्या है, इंश्योर लेजिटिमेसी एंड पार्टिसिपेशन, है ना। ये लेजिटिमेसी को इंश्योर करता है कि मिलता है लेजिटिमेसी, और पार्टिसिपेशन करता है, यानी लोगों को पार्टिसिपेशन, यानी लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन होता है। तो मोरलिज्म के हिसाब से भी ये पावर जो शेयरिंग है वो क्या, डिजायरेबल है, महत्वपूर्ण है। क्लियर है। जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो एक तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हॉरिजेंटली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर से नीचे। तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि किसी भी देश में जो गवर्नमेंट होता है तो उसको 3 भागों में बांटा जाता है। उसको 3 भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है, यानी पावर को 3 भागों में बांट दिया जाता है ना। एक क्या हो गया, एक पावर हो गया लेजिस्लेचर पावर। एक क्या हो गया, लेजिस्लेचर पावर। लेजिस्लेचर का पावर ये होता है कि वो लॉज को क्या करती है, बनाती है। लॉज को क्या करती है, मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। मेकिंग लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करेगी, बनाएगी। ठीक है, तो इसका तो ये काम हो गया। अब दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव। ये क्या करती है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है ना। यानी किस पर, ग्राउंड लेवल पर मानते हैं, मान लिए कि लेजिस्लेचर ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया कि आज से, है ना, आज कितना है, आज 29 सितंबर 2025 से अब जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसको 5000 जुर्माना लगेगा। तो अब क्या करेगी, लेजिस्लेचर ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। इंप्लीमेंट कौन करेगा, जो ट्रैफिक पुलिस रहेगी वो इंप्लीमेंट करेगी। तो वो क्या है, वो एग्जीक्यूटिव का काम है, उस लॉज को क्या करना, इंप्लीमेंट करना। लॉज इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा क्या है, जुडिशरी। जुडिशरी ये काम करेगी कि जिस लेजिस्लेचर ने जिस लॉज को बनाया है उसको चेक एंड बैलेंस करेगी, है ना, कि क्या इस देश का हर नागरिक क्या 5000 रुपया दे सकता है, वो उसका चेक एंड बैलेंस करेगी। ठीक है, दे सकता है तो लॉज को क्या करेगी, बरकरार रखेगी, बोले ठीक लॉज है। मगर नहीं दे सकता है, वो देखेगा कि यहाँ का पर कैपिटा इनकम कितना है, लोग हर दिन कितना कमा लेते हैं, वो 5000 दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वो देखेगा, अगर अगर देखेगा नहीं, हमारे जनता इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है ना, तो वो क्या कर देगा, उस लॉज को क्या कर देगा, नल एंड वाइड कर देगा। तो इससे क्या होगा, इससे एक चेक एंड बैलेंस बन रहा है। एक ने लॉज को बनाया, दूसरे ने इंप्लीमेंट किया, और तीसरे ने क्या किया, चेक किया। तो ये क्या है, पावर शेयरिंग बता रहा है। क्या कर रहा है, पावर शेयरिंग, यानी आप कोई भी लॉ, लेजिस्लेचर कोई भी अपने मन से लॉ नहीं बना सकता है।
एग्जीक्यूटिव किसी भी लॉस को इंप्लीमेंट अपने मन से नहीं कर सकता है, और जुडिशरी किसी भी लॉस को क्या करेगा, नल एंड वाइड नहीं कर सकता है, फिर से बना देगा। क्लियर है? तो एक क्या है, एक चेक बैलेंस है ना। लेजिस्लेचर डरेगा कि जुडिशरी कहीं उसको तो सोच सोच के ये क्या करेगा, लॉस बनाएगा। तो एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ना, सबके पास, सब अपने अपने जगह पे क्या है, पावरफुल है, सब अपने अपने जगह पे क्या है, पावरफुल है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है ना। तो ये हो गया। इंश्योर चेक और बैलेंस कर देता है कि अगर कोई लॉस बनाएगा तो उसको चेक एंड बैलेंस कर दिया जाएगा, बराबर कर दिया जाएगा। दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक सुपर पावर होता है, जैसे कि यूनियन। तो यूनियन के पास वो सारे पावर होते हैं जो कि पूरे देश में के लिए हमको ज़रूरी है। जैसे कि टैक्स का पूरे अगर इम्प्लीमेंट होगा तो पूरे देश में होगा। बॉर्डर का, तो बॉर्डर का अगर इशू होगा वो पूरे देश के लिए है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बिहार के लिए। जीएसटी का इशू आएगा तो पूरे देश के लिए है। तो यूनियन में, यूनियन लेवल ऑफ गवर्नमेंट में ऐसे लॉस को बनाया जाता है जो कि क्या हो, पूरे देश के लिए वो वैलिड हो, पूरे देश के लिए क्या हो, वैलिड हो। तो वो क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया। तो यूनियन लेवल पर यानी सेंट्रल लेवल पर। दूसरा क्या आ गया, स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल पे ऐसे लॉस को बनाया जाएगा जहां पर स्टेट से अंडर ही हो। जैसे कि स्टेट में, जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कहाँ बनेगा, आपका लॉस स्टेट के अंडर वाली गवर्नमेंट ही बनाएगी। फिर क्या हो, लोकल हो गया, जैसे कि पंचायत वाला लॉ। तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ऊपर से नीचे है ना। सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट, पंचायत। अब इसका एग्जाम्पल फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ है। तो फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। तीसरा है सोशल ग्रुप्स। तीसरा क्या है, सोशल ग्रुप्स। बहुत सारे, यानी इन सब सोशल ग्रुप्स को कॉन्स्टिट्यूशन में तो जगह नहीं दिया गया है, मगर इनडायरेक्टली ये क्या करते हैं, इनके पास पावर होता है, इनके पास पावर होता है। जैसे बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, पावर होता है ना। अगर उनके पास यानी लिखित रूप में तो पावर नहीं है, मगर पावर है। तो क्या है, सोशल ग्रुप, वो क्या करते हैं, देश के गवर्नमेंट पर अपना असर डालते हैं। क्या करते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली असर क्या करते हैं, डालते हैं। जैसे कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था, है ना, किसके लिए, तो उस पार्टिकुलर कम्युनिटी के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए उस कम्युनिटी गवर्नमेंट को क्या किया गया, बनाया गया। जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया, अपने यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम, तो ये क्या है, सोशल ग्रुप, किसी एक ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर एक इंसान कानून की नज़र में बराबर है, मगर रिजर्वेशन देने के बाद कानून की नज़र में बराबर तो नहीं हुआ ना। मगर सोशल ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। किसी एक ग्रुप बहुत पिछड़ा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सोशल ग्रुप्स का क्या हो गया, आपका सोशल ग्रुप्स को हमने कुछ पावर दे दिया, है ना। जैसे कि एसटी को रिजर्वेशन दे, कुछ पावर दे दिया, है ना, इलेक्शन में कि यहाँ इस जो पंचायत से इस आदमी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट से सिर्फ एसटी ही खड़ा हो सकता है। तो हमने कुछ किया, पावर दे दिया, हमने क्या किया, पावर दे दिया। तो इस सोशल ग्रुप। चौथा क्या, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। तो पावर बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप में भी क्या होता है, शेयर होता है। जैसे कि एक तो मेरा गवर्नमेंट होता है जो कि चला रही है, एक मेरा अपोजिशन होता है। एक मेरा रूलिंग गवर्नमेंट होती है जो कि चला रही है पूरे देश को, क्या करे, चले। एक मेरा अपोजिशन होता है। तो दोनों के पास पावर होता है, दोनों के पास पावर। रूलिंग क्या करे, चला रही है, अगर ये कुछ गलत करेगी तो अपोजिशन क्या होगा, आवाज़ उठाएगा। अपोजिशन क्या करेगा, आवाज़ उठाएगा। इसलिए रूलिंग पार्टी कुछ भी पॉलिसीज को लाने के पहले, कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के पहले 4 बार सोचती है। इसीलिए सोचते हैं क्योंकि अपोजिशन यहाँ पर है। क्या है, अपोजिशन यहाँ है। अगर कुछ गलत करेगी तो अपोजिशन क्या करे, क्योंकि अपोजिशन को पावर दिया गया है। तो इसके वजह से क्या होगा, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स में क्या कर देगा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ना। तो पावर शेयर्ड अमंग द कोलिशन गवर्नमेंट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, तो क्या होती है, वो दूसरे पार्टी से क्या कर लेती है, जोड़ करके, यानी कॉलिएशन गवर्नमेंट बना लेती है। दूसरे पार्टी से क्या कर ले, जोड़ कर लेती है, और फिर क्या, कॉलिएशन गवर्नमेंट, यानी 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर, है ना, बहुमत को पूरा कर ले। एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, जैसे कि अपने यहाँ मान लेते हैं सेंट्रल पर प्राइम मिनिस्टर जिससे बनता है, सेंट्रल पर कितनी सीट चाहिए, तो 272 सीट चाहिए। मान लेते हैं किसी को 230 सीट आया, अब ये कितना सीट अभी बाकी है, 42 सीट और चाहिए। तो किसी दूसरे पार्टी से क्या करेगी, ये कॉलिएशन कर लेगी, जुड़ जाएगी, और फिर क्या करेगी, ये गवर्नमेंट बनाए। तो जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर जब गवर्नमेंट का फॉर्म करती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉलिएशन
गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ऐसा कब होता है? जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है, तब ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब ये भी पावर में है और 230 सीट जिसके में है ना वो भी पावर में है, क्योंकि ये जानता है अगर ये 42 वाला सीट अगर ये अपना सपोर्ट खींच लेगी तो मेरी सरकार गिर जाएगा। तो ये भी क्या करेगी, 42 वाले के पास भी उतना ही पावर है जितना 230 वाले के पास पावर है, क्योंकि ये इसके वजह से ही बनी है, नहीं तो ये अकेले 230 में कुछ नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से क्या होता है, पावर शेयर हो गया, 230 वाले के पास भी पावर है और 42 वाले के पास भी पावर है। प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंसर डिसीजन, प्रेशर जो ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, जो बहुत सारे जो फार्मर यूनियंस होते हैं, उनको पास भी पावर होता है क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत बड़ी है। तो वो प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, वो प्रेशर ग्रुप के पास भी पावर होता है जो कि क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाने में असर अपना डालते हैं। अगर वो भी लग गए तो क्या हो गया, सरकार गिर जाती है। तो बहुत सारे ट्रेड यूनियंस होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, पार्टीज पर प्रेशर बनाते हैं। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर सही रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं बनाया गया तो अगले इलेक्शन में हम देख लेंगे आपको। तो ये क्या प्रेशर पड़ा है ना, तो प्रेशर ग्रुप का भी प्रेशर पड़ता है, क्योंकि पावर है तभी तो प्रेशर डाल रहा है, पावर नहीं रहता तो फिर पावर है क्योंकि वो अगले इलेक्शन में क्या करेगा, उसको हटा देगा। तो इसका मतलब प्रेशर ग्रुप के पास भी पावर शेयर्ड होता है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या टर्म है, जैसे कि आपका इथनिक है ना, इथनिक में क्या है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चरल एंड डिसेंट, यानी सोशल डिवीजन कल्चर के बेसिस पर या डिसेंट वंश के बेसिस पर जब सोसाइटी डिवाइड हो जाता है तो उसको क्या इथनिक बोलते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता था, यानी मेजोरिटी कम्युनिकेटिव रूल्स डिसरिगार्डिंग माइनॉरिटीज, यानी मेजोरिटी जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे कि सिन्हाला की जनसंख्या ज़्यादा थी तो उसको क्या बोलेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म। वो क्या करती थी, माइनॉरिटी पे उसको डिसरिगार्ड करती थी, है ना, जो कि कम जिनकी जनसंख्या थी। सिविल वार क्या होता है, वायलेंट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जब देश के अंदर ही है ना एक वायलेंट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सिविल वार। प्रूडेंशियल बोलेंगे बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस, यानी पहले यानी जो 5 साल बाद होने वाला है उसको अभी कैलकुलेट कर लिया कि 5 साल बाद अगर हमने इस लॉस को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो क्या हो सकता है, अगर हमने शेयर नहीं किया तो आगे 10 साल में क्या हो सकता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रूडेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी केयरफुल कैलकुलेशन कीजिए 10 साल के बाद क्या लॉस हो सकता है और क्या गेन हो सकता है। अगर हमने पावर को शेयरिंग नहीं किया तो क्या लॉस हो सकता है, क्या गेन हो सकता है, पावर को शेयर कर लिया तो क्या लॉस हो सकता है, क्या गेन हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम प्रूडेंशियल।